चुनाव आता है, तो चुनाव में जो प्रतिनिधि खड़ा होता है, यानी जो इलेक्शन लड़ने के लिए जो उम्मीदवार, कैंडिडेट जो खड़ा होता है, उसको करोड़ों रुपए की ज़रूरत होती है। किसी को लाखों होती है, किसी को होती भी नहीं है। ऐसा मानना गलत नहीं है कि जो है चुनाव जो है, इस लोकतंत्र में सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। और इस पर्व को ऐसे मनाया जाता है जिसमें पैसों की बरसात होती है। अब ऐसा क्या कर दिया हालिया सरकार ने कि इतना जो है इस पे राजनीतिक गरमा गया और तक को है, इलेक्शन कमीशन को भी है। आपको पता है कि जिसकी बहुमत की सरकार होती है उसका ही कानून चलता है, यानी उसका ही राज चलता है। तो हालिया सरकार ने एक ऐसा कानून बनाया है जिसमें इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम से उसको हम जानते हैं। बैंक तो आइए जुर्माने इसको की समझते वसूली हैं। करके अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ चुनावी दलों की फंडिंग को पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने एक इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम का ऐलान कर दिया है। वित्त मंत्री जेटली ने संसद में इसका ऐलान किया। ये राजनीति को स्वच्छ बनाने का पहला कदम है और अब सिर्फ रजिस्टर्ड पार्टियों को ही दान दिया जा सकेगा। इसमें ट्रांसपेरेंसी इतनी आएगी कि जो व्यक्ति डोनेशन देता है उसकी बैलेंस शीट में यह रिफ्लेक्ट होगा कि उसने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे हैं। स्वाभाविक है किसी न किसी राजनीतिक दल को दिए होंगे, किसको दिए होंगे इसकी जानकारी नहीं होगी। और हर पॉलिटिकल पार्टी अपने नोटिफाइड अकाउंट में हर वर्ष कितने इलेक्टोरल बॉन्ड्स आए हैं उसकी रिटर्न इलेक्शन कमीशन के सामने भरेगी। यानी चुनाव पॉलिटिकल पार्टी भी चुनाव आयोग को यह बतला देगी कि मेरे पास कितने इलेक्टोरल बॉन्ड्स आए हैं। और इसलिए ये पैसा वो होगा केवल बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से खरीदे जाएंगे और बैंक अकाउंट्स के माध्यम से ही इलेक्ट्रोल इसका बॉन्ड के नाम से उसको हम जानते हैं। तो आइए इसको समझते हैं कि जो सरकार को पैसा मिलता है, यानी जो राजनीतिक पार्टी को मिलता है, वो चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो। तो पहले ये प्रावधान था कि जो इलेक्शन कमीशन है उसको, जो किसी पार्टी को चंदा मिल रहा है यानी जो डोनेशन मिल रहा है उसको जो है इलेक्शन कमीशन को बताना होता था। लेकिन हाल के ही सरकार ने 2017 के जो बजट था उसमें कुछ अनाउंसमेंट किए थे। उस अनाउंसमेंट के तहत 2018 में उन्होंने कुछ ऐसा रूल्स बना दिया जिसके बाद राजनीतिक अभी 2 साल के बाद भी उतनी गरमाई हुई है कि ऐसा क्या जरूरत थी उस बॉन्ड को लाने की। तो सरकार का ये मानना है कि हमने जो ये प्रावधान किए हैं, यानी हमने जो ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड लेके आए हुए हैं, इससे जो है पारदर्शिता आएगी। लेकिन वही आरबीआई और इलेक्शन कमीशन का मानना है कि नहीं, इससे जो है समाज पे बुरा असर पड़ेगा। तो आइए इसी टॉपिक को से हमारा आज का विश्लेषण है और इसी को समझते हैं। तो पहले हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड है क्या, यानी चुनावी बॉन्ड है क्या। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या जरूरत है चुनावी बॉन्ड की। क्या पहले जो कानून बने थे वो सक्षम नहीं थे इसके लिए, जो डोनेशन मिलता था उसके लिए सक्षम नहीं थे। तो हाल की सरकार ने ऐसा क्या कर दिया, और हाल की सरकार ने ऐसा क्या किया जिसके कारण जो है चुनाव में जो अन्य राजनीतिक पार्टियां हैं जैसे कम्युनिस्ट वगैरह हैं, उन्होंने यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका भी दायर की है। तो इसका विवाद का कारण भी समझेंगे कि क्या विवाद है इस पे। इसके बाद हम इसी वीडियो में समझेंगे कि क्या लोकतंत्र के लिए चुनावी बॉन्ड खतरा तो नहीं है। क्या अभी की सरकार ने जो ये फैसला लिया है वो आगे चल के किसी और सरकार के लिए नुकसान तो नहीं साबित करेगा, या फिर भारत के लोकतंत्र पे इसका खतरा तो नहीं है। क्योंकि हम डेमोक्रेटिक हैं तो इसका पारदर्शी होना यानी जनता को जानना भी जरूरी है। इसलिए आज का ये वीडियो बनाने का खास मकसद ये है कि आप जो ये जान सके कि हाल की सरकार ने ऐसा क्या कर दिया कि जिसकी वजह से जो है लोकतंत्र पे भी खतरा मंडराने लगा, साथ के साथ विवाद भी इतने खड़े हो गए। और हालिया सरकार ने यहाँ तक कि विवाद को दबाने की भी कोशिश की, लेकिन मुद्दा कुछ दिन तक मीडिया में रहा। उसके बाद जो कोरोना के चलते या फिर और भी चीजें आ गई जिसकी वजह से ये विलुप्त हो गया। तो आइए हम इसी चीज पे आज टॉपिक करेंगे। हमारा आज की चर्चा का विषय है इलेक्ट्रोल बॉन्ड। केंद्र सरकार ने राजनीतिक दलों से मिलने वाले चंदे की राशि की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए 1,000 और 10,000, 1 लाख रुपए और 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए का मूल्य का एक चुनावी बॉन्ड जारी किए हैं। इन बॉन्ड को जो है स्टेट बैंक ऑफ जो शाखाएं हैं, चुनिंदा शाखाएं हैं, वहां से खरीदा जा सकता है। यानी कहने का मतलब है कि पहले जो इनको डोनेशन मिलता था, ठीक है, वो कैश, चेक या फिर अन्य तरीके से मिलता था किसी भी राजनीतिक पार्टी को। लेकिन केंद्र सरकार का कहना यह है कि हमने जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड बनाया है, इसमें जो है हमने एक तय अमाउंट की, जैसे हम लोग डीडी बनाते हैं उसी हिसाब से तय अमाउंट की एक राशि की जो है डीडी लाइक मतलब डिमांड ड्राफ्ट की तरह जो है इसको बॉन्ड की तरह जो है बेचा जाएगा। और बेचा जाएगा, और कौन बेचेगा इसको, स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं द्वारा बेचा जाएगा और आप इसे खरीद सकते हैं। जो राशि तय की गई है वो तय की गई 1,000 से लेकर 10,000, 10,000 से 1 लाख, और 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ रुपए तक का। अब विवाद का कारण क्या है, क्या है चुनावी बॉन्ड। आपने ये बताया कि हाल की सरकार में जो है ये लागू किया है। यदि हम चुनावी बॉन्ड की बात करें, यदि हम चुनावी बॉन्ड की बात करें तो यह एक प्रकार का ऋण होता है, यानी ऋण की सुरक्षा होती है। जो चुनावी बॉन्ड का जिक्र सर्वप्रथम 2017 का आम बजट है उसमें किया गया था। आरबीआई एक प्रकार का बॉन्ड जारी करेगा। जो भी व्यक्ति राजनीतिक दल को दान देना चाहता है
वो पहले बैंक से बॉन्ड खरीदेगा और फिर जिस राजनीतिक दल को दान देना चाहता है उसे दान के रूप में बॉन्ड दे देगा। मैंने आपको बता दिया कि बॉन्ड की राशि क्या हो सकती है, 1 करोड़ तक। उसके बाद इसमें क्या प्रावधान है कि राजनीतिक दल इन चुनावी बॉन्ड की बिक्री अधिकृत बैंक को करेंगे और वैधतावधि के दौरान राजनीतिक दलों ने के बैंक खातों में ब्रांड की खरीद के अनुपात में राशि जमा कर दी जाएगी। ये है चुनावी बॉन्ड। गौरतलब है कि चुनावी बॉन्ड एक प्रोमिसरी नोट की तरह होगा जिस पर किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि चुनावी बॉन्ड को चेक या ई भुगतान के जरिए ही खरीदा जा सकता है। भारत के किसी भी नागरिक कॉर्पोरेट निकाय को चुनावी बॉन्ड खरीदने की अनुमति है। वे सरकार द्वारा अधिसूचित शाखाओं से इस प्रकार के बॉन्ड खरीद सकते हैं जो जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में 10 दिनों के लिए बेचे जा सकते हैं और वो जो एसबीआई के चुनिंदा शाखाओं से आपको मिलेंगे। अब सरकार का ये कहना है कि ये जरूरी था। तो आइए समझ लेते हैं कि सरकार की नजरों में ये कैसे जरूरी था। उसके बाद हम विवाद को भी देखेंगे। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हालांकि पिछले 7 दशकों में विभिन्न संस्थाओं को मजबूत के बावजूद भी भारत एक पारदर्शी राजनीतिक वित्त पोषण प्रणाली विकसित नहीं कर पाया है। राजनीतिक दान की प्रारंभिक जो प्रणाली है अनुदान पर निर्भर करती है। ये अनुदान मुख्यतः बड़े और छोटे राजनीतिक कार्यकर्ताओं, उद्योगपतियों के स्रोत से आते हैं। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप किसी भी राजनीतिक पार्टी जो चुनाव लड़ती है, आपने देखा होगा कि वो कहीं ना कहीं से चंदा या फिर कहीं से कहीं उसको डोनेशन आते हैं। ये डोनेशन तो या तो उनके कार्यकर्ता द्वारा दिए जाते हैं या फिर जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, नाम लेना नहीं चाहूंगा, उनके द्वारा दिए जाते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब दिल्ली में आपकी आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही थी तो आपने देखा होगा कि कहीं कहीं लोगों ने चंदे इकट्ठा करना शुरू किए थे कि वो इलेक्शन लड़ सके। तो अब छोटी पार्टियां हैं तो इनको दिक्कत होती है चंदा इकट्ठा करने में, लेकिन जो बड़ी पार्टियां हैं वो अपनी मनमर्जी से जो है चंदा इकट्ठा कर। और पारंपरिक जो व्यवस्था के तहत जो भी चुनाव को चंदा मिलता था वो मुख्यतः नगद के रूप में दिया जाता था, जिससे काले धन की संभावना काफी बढ़ जाती थी। परंतु चूंकि वर्तमान प्रणाली के तहत चुनावी बॉन्ड केवल एक चेक या ई भुगतान के जरिए ही खरीदा जा सकता है, इसीलिए काले धन संबंधित चिंताएं खत्म हो जाएगी, ये केंद्र सरकार का कहना है। इसलिए जो है ये चुनावी बॉन्ड को लाया जा रहा है। लेकिन समझने वाली बात है कि जो सरकार काले धन पे इतना अंकुश लगाने की कोशिश कर रही है उसके बाद भी वो विफल रही है अभी तक। सरकार का यह भी कहना है कि चुनावी बॉन्ड का जो उद्देश्य है वो राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नगद एवं गुप्त चंदे के चलन को रोकना है। ये केंद्र सरकार का कहना है। लेकिन चुनावी बॉन्ड की अवधि अधिकतम 15 दिन की रखी गई है, जिसका उद्देश्य यह है कि इसका दुरुपयोग को रोकना, साथ ही राजनीतिक दलों को वित्त उपलब्ध कराने में काले धन का उपयोग पर अंकुश लगाना है। ये केंद्र सरकार का कहना है कि इसकी जो हमने फिक्स अवधि रखी हुई है कि अगर कोई राजनीतिक दल को अगर चंदा देना चाहता है तो वो एक बॉन्ड खरीदेगा और बॉन्ड की जो अधिकतम सीमा यानी अधिकतम जो वैलिडिटी रखी गई है वो 15 दिन की रखी गई है। अब जैसे आप चेक देखते हैं ना, चेक की वैलिडिटी 3 मंथ की रखी गई है, वैसे ही इस बॉन्ड की जो वैलिडिटी है वो 15 दिन की रखी गई है। अब आगे क्या करती है केंद्र सरकार कि इसके जरिए पारदर्शिता जो है सुनिश्चित की जा सकती है। यहाँ पे की जा सकती वाला शब्द इस्तेमाल किया गया है क्योंकि बॉन्ड खरीदने वाले का उल्लेख अपनी बैलेंस शीट में भी करना होगा। अब वो बॉन्ड खरीदने वाला व्यक्ति जो है अपनी बैलेंस शीट में इसका उल्लेख करेगा, इसका जांच जो है इलेक्शन कमीशन करना होता है। लेकिन इसमें कुछ ऐसे प्रावधान दिए गए हैं कि इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ये आगे चल के लोकतंत्र के लिए खतरा हो सकता है। समझेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने ऐसा क्यों कहा है। देखिए, अब है कि क्या किसी भी राजनीतिक दल को जो है फंडिंग देने का प्रावधान है, तो आपको पता होगा कि जिसकी सरकार रहती है वो अपने हिसाब से कानून बनाता है। जनता के लिए भी कानून बनाता है लेकिन अपने फायदे के लिए भी कुछ कानून बनाता है। हो सकता है कि वो कानून कभी उस पर उल्टा पड़ जाता है, वो आगे की बात है। लेकिन फिलहाल जानते हैं कि राजनीतिक दल जो है उनको फंड का मिलने का प्रावधान किया गया है या नहीं, संविधान में ऐसा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है या नहीं। आइए समझते हैं। भारत में राजनीतिक या चुनावी फंडिंग की विनियमन करने के लिए उद्देश्य से भिन्न भिन्न अधिनियमों का प्रावधान किए गए हैं। आइए समझते हैं क्या क्या है वो। पहला अधिनियम है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29C के तहत राजनीतिक दलों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे 20,000 से अधिक रुपए की फंडिंग की घोषणा करेंगे। यानी कहने का मतलब है इसके तहत कि अगर आपको कहीं से 20,000 से ज्यादा की फंडिंग मिल रही है तो आप जो है उसको उसकी घोषणा करेंगे कि ये पैसे आपको कहाँ से आए हुए हैं। लेकिन ऐसा होता है या नहीं, ये आम जनता तक बात नहीं पहुंचती है। अगला जो प्रावधान है क्या है, इसमें अगला प्रावधान ये है कि विदेशी अंशदान विनियम अधिनियम 1976 की धारा 2E के तहत किसी भी विदेशी स्रोत से योगदान स्वीकार करना पूरी तरह से निषेध है। अधिनियम के तहत अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको दंड भी भुगतना पड़ सकता है। लेकिन समझने वाली बात है, जो आप हवाला का पैसा समझते हैं वो किसी पार्टी को आता है। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ऐसा कानून बनाया गया कि आप विदेश से जो है पैसा नहीं ले सकते। लेकिन मेरा मानना है कि ये मुश्किल से ही लागू होता है और आम जनता को भी थोड़ा बहुत इसमें पता आइडिया लगता ही है कि जो पैसा सरकार के पास आ रहा है, जो सरकार जिस पे कानून बना रही है वो उसी कानून का उल्लंघन भी करती है किसी दूसरे रास्ते से।
इसके संदर्भ में एक और कानून बनाया गया है। उसी कानून को जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 77 में ये लिखा गया है कि राजनीतिक दलों के चुनावी खर्चों को परिभाषित करना जरूरी है। इसमें उन दलों के उम्मीदवार या एजेंट द्वारा दिए गए खर्चे भी शामिल होंगे। सपोज अगर राजनीतिक पार्टी है, अगर वो चुनाव प्रचार में भी खर्चा करती है या फिर किसी उम्मीदवार को भी वो पैसा देती है चुनाव प्रचार के लिए, तो भी उसका भी उल्लेख करना उनको जरूरी है। तो ये कुछ प्रावधान थे जो राजनीतिक फंडिंग के लिए जो दिए गए थे। अब समझते हैं कि सरकार द्वारा जो चुनाव बॉन्ड की जो योजना लागू गई है, इसका क्या पीछे से कोई ऐसा विकल्प तैयार हो रहा था कि अचानक से सरकार ने ऐसा कर दिया? क्योंकि इस नोटबंदी के बाद तुरंत कालाधन पे रोक लगाने के लिए नोटबंदी की गई। अब सरकार का ये कहना है कि ये पॉसिबल नहीं हो पाया, तो हम चुनावी बॉन्ड की योजना ला रहे हैं। चुनावी बॉन्ड की योजना ला रहे हैं। अब समझते हैं सरकार द्वारा जो चुनावी बॉन्ड की योजना है वो 2018 के जो समय है उसी में अधिसूचित किया गया था। मैंने आपको बताया था कि जो इसका जो पहला उल्लेख है वो 2017 का जो वित्त वर्ष था उसमें किया गया था। अब समझते हैं कि योजना के में प्रमुख क्या प्रावधान है। अब भारत के प्रत्येक नागरिक द्वारा चुनावी बॉन्ड की खरीदारी की जा सकती है। ये चुनावी बॉन्ड योजना में कहा गया है। किसी व्यक्ति द्वारा चुनावी बॉन्ड में निवेश की कोई सीमा नहीं है, यानी मैंने आपको बताया कि वो 1 करोड़ तक का निवेश कर सकता है। अगला पॉइंट क्या कहता है कि चुनावी बॉन्ड में निवेश की गई राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। ये अच्छी बात है कि उन पे कोई ब्याज उनको नहीं मिलेगा। लेकिन अगला पॉइंट क्या कहता है इसमें कि जारी करने की तारीख से 15 दिनों के भीतर चुनावी बॉन्ड को जो है इनकैश कराना आवश्यक होगा, यानी इसकी जो वैलिडिटी है वो 15 दिनों की रखी गई है। ये भी सही हो सकता है। इनका ये भी कहना है कि चुनावी जो बॉन्ड है वो व्यापार के योग्य नहीं होते। ये इस योजना में बताया गया है सरकार के द्वारा। सरकार की मैंने कुछ विशेषताएं पीछे भी उल्लेख की है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ कमियां हैं इनके द्वारा जो मैं आगे भी डिस्कस करूंगा। फिलहाल अभी समझ लेते हैं कि जो बॉन्ड योजना में जो पॉइंट लिखे गए हैं वो क्या लिखे गए हैं। केवल वे राजनीतिक दल ही चुनाव बॉन्ड प्राप्त करने के योग्य हैं जो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत है, ठीक है, और उन्हें बीते आम चुनाव में कम से कम 1% मत प्राप्त हुआ हो, तभी जो है उन्हें चुनावी बॉन्ड के द्वारा जो है आप डोनेशन ले सकते हैं। उसके बाद क्या कहता है, सरकार ने चुनावी बॉन्ड को जारी करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अधिकृत किया है, जो चुनिंदा शाखाओं द्वारा मिलेगा। कब मिलेगा? जनवरी जुलाई, जो मैंने आपको समय बताया। उसके बाद क्या कहना है इनका कि चुनावी बॉन्ड जारी करने की तारीख से 15 दिनों के कैलेंडर दिनों के अंदर जो है मान्य होगा। तो ये कुछ थे इंपॉर्टेंट चुनावी बॉन्ड योजना। अगला जो है, अब आपको पता है कि हम जिस देश में रहते हैं उस देश में ऐसा कानून बनाया जा रहा है, उसके बाद भी इतने पॉइंट उसमें लिखे गए हैं, उसके बाद भी सरकार का क्या कहना है कि सब कुछ सही है। लेकिन कुछ आपको मैंने बताया कि ये जो बॉन्ड है आरबीआई द्वारा जारी किया जाएगा और इसका उल्लेख जो है इलेक्शन कमीशन के पास भी। लेकिन ऐसा क्या जो प्रोविजन है जिसके तहत इस पे आरबीआई भी नाराज है, कुछ चुनावी दल भी नाराज हैं? क्योंकि देखिए, अगर ऐसा माना जा रहा है, इसमें कारण ये है कि जो बॉन्ड की जो खरीदने की जो अनुमति है ना, वो इसमें स्पेसिफाई नहीं किया गया कि जिसके पास पैसे होंगे वही ये कर सकता है। यानी इसमें उद्योगपतियों को भी शामिल किया गया है, इसमें कंपनियों को भी शामिल किया गया है। तो इसी पे आपत्ति जताते हुए जो है चुनाव आयोग ने और आरबीआई के तत्कालीन गवर्नर जो है इसके तहत जो है कुछ उन्होंने अपना ओपिनियन दिया था, लेकिन सरकार ने उसे मानने से इनकार कर दिया। आइए समझते हैं कि इस पे जो है इतनी विवाद क्यों है। आइए समझते हैं। राजनीतिक प्रयोजन की प्रचलित संस्कृति में पारदर्शिता लाने का मकसद चुनावी बॉन्ड की योजना की शुरुआत की गई थी। ये सरकार का कहना है। ये सरकार का कहना है कि इससे जो पारदर्शिता आएगा, परंतु हाल के कुछ दिनों में इसे लेकर काफी विवाद उत्पन्न हो गए हैं। गौरतलब बात यह है कि हालिया आरटीआई के जवाब में ये पता चला है कि चुनावी बॉन्ड की प्रक्रिया को लेकर न सिर्फ चुनाव आयोग बल्कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी और इनसे न सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग बिल कमजोर होगा बल्कि केंद्रीय बैंकिंग प्रथाओं में बुनियादी सिद्धांतों का भी केंद्रीय बैंकिंग प्रथाओं का बुनियादी सिद्धांतों पर का जो है उल्लंघन है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि किसी एक पार्टिकुलर बैंक को ही इसकी जो है पावर दे दें कि आप ही ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अगला ही उनके साथ क्या किया कि साथ ही में आरबीआई ने यह भी आशंका जताई थी कि इस योजना से उन कंपनियों का बॉन्ड खरीदने की अनुमति मिल जाएगी जो घाटे में चल रही हैं, जो कि सेल कंपनी की स्थापनाओं की जो संभावनाओं को जो है और ज्यादा बढ़ा सकती हैं। सेल कंपनियों का मतलब ये होता है कि वो कंपनियां जो पहले से ही घाटे में चल रही हैं, अब वो क्या करेंगी कि अब वर्ष 2018 में चुनाव आयोग के उच्चतम न्यायालय में एक हलफनामा दायर करते हुए बताया कि इस योजना में दूरगामी खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट का तरफ आवश्यक है। इलेक्शन कमीशन का मानना था कि इससे न केवल पारदर्शिता खत्म होगी बल्कि इलेक्टोरल बॉन्ड फाइनेंस सिस्टम और सरकार जो है ये भी नहीं बता रही है कि इसमें पारदर्शिता कैसे आएगी। तो विवाद का कारण को समझते हैं। विवाद का कारण ये है कि
इस व्यवस्था के तहत न तो फंड देने वाले का नाम की घोषणा की जाती है, न ही फंड देने वाले का नाम की, और ये व्यवस्था राजनीतिकरण की स्वतंत्रता मौलिक संवैधानिक सिद्धांत की अवहेलना करता है। गौरतलब बात यह है कि यह सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 19 एक ए का अनिवार्य तत्व है। यानी 19 1 ए में है कि राइट टू फ्रीडम टू नो, यानी जानने की आजादी। तो भारत की जनता को जो है कम से कम जो है ये जानने का हक है कि वो जो पैसा आपको मिला है वो किसके द्वारा आपको दिया गया है। मेरा कहना ये है कि नहीं, इसमें जो है वो पारदर्शिता है, वो कोई भी बॉन्ड खरीदेगा वो तो पारदर्शिता, बिना बॉन्ड के किसी को फंडिंग नहीं मिलेगा। हालांकि ये बात सही है, लेकिन हालांकि ये भी बात तो सही होना चाहिए कि वो फंड किसके द्वारा दिया गया है। हो सकता है कि सरकार ने खुद ही बॉन्ड खरीदा हो और खुद ही जो है वो अपने राजनीतिक पार्टी को दे दिया हो। ऐसा मेरा विचार है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ऐसा सरकार कर सकती है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। साथ ही ये भी राजनीतिक वित्त में पारदर्शिता के मूल सिद्धांत का भी अवहेलना करता है। यह प्रणाली उन कॉर्पोरेट्स की पहचान छिपाने में मदद करेगी जो राजनीतिक दलों को, विशेष रूप से सत्ताधारी दलों को, राजनीतिक लाभ के लिए भारी मात्रा में अनुदान देते हैं। ये भी कहना जरूर सही है। अगर किसी का किसी से फ्रेंडशिप है, होता है, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, आप नाम भी जानते हो, लेकिन इसका जिक्र करना हमारे बस की बात नहीं, क्योंकि हम इस तथ्यों पर जो है अपनी ओपिनियन नहीं दे सकते। ये कार्य जो है ये न्यूज का है, ये मीडिया का है। हाँ, हालांकि हमें जानने का अधिकार है। अब कई आलोचक का तर्क ये है कि चूंकि चुनावी बॉन्ड जो केवल एसबीआई के माध्यम से खरीदे जाते हैं, इसलिए जो सरकार इनकी निगरानी कर सकती है। पॉइंट जो विवाद का कारण यह भी है कि चुनाव बॉन्ड की प्रक्रिया के तहत चुनाव आयोग इन पे निगरानी नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त किसी दानकर्ता कंपनी को दान दे करने के कम से कम 3 साल पहले अस्तित्व में होने और पूर्व शर्त को हटा दिया गया है। यह शर्त सेल कंपनियों के माध्यम से काले धन को राजनीतिक में प्रयोग करने से रोकती थी। देखिए, एक तरफ सरकार ये कहती है कि इससे जो है काले धन पे रोक लगेगा, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट सही जो है विवाद का कारण है कि पहले था कि अगर आप किसी भी राजनीतिक पार्टी को अगर आप दान देना चाहते हैं तो आपका कम से कम जो पास्ट है वो 3 साल का होना चाहिए, और वो कंपनियां दान नहीं दे सकती जिनका दिवालिया हो चुका है, यानी वो पहले से ही घाटे में चल रही है। अब क्या लोकतंत्र के लिए खतरा है या नहीं? विशेषज्ञ मानते हैं कि चुनावी बॉन्ड का लोकतंत्र पर दीर्घकालिक प्रभाव होता है। इस विषय पर शोध कर रहे शोधकर्ताओं का यह कहना है कि चुनावी बॉन्ड की प्रक्रिया के संबंधित गुप्त जानकारी प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सरकार को भी होती है, परंतु जनता को इस संदर्भ में कोई जानकारी नहीं होती, जिसके कारण यह प्रश्न हो जाता है कि गोपनीयता के साये में एक अच्छा लोकतंत्र कैसे निर्मित किया जा सकता है। अक्सर ये देखा गया है चुनावी बॉन्ड की प्रक्रिया में के माध्यम से अधिकतम पैसे सत्ताधारी दल को ही मिलता है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018 में खरीदे गए कुल चुनावी बॉन्ड में से लगभग 95% जो पैसा है वो एक ही दल के विशेष खाते में गए। अब समझते हैं कि चुनावी बॉन्ड जो है इसके कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों के बारे में जान ले। हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सके, लेकिन ये नॉर्मल वनडे एग्जाम में तो नहीं पूछे जाएंगे। हाँ, यूपीएससी वगैरह टारगेट कर सकता है इसको। भारत का कोई भी नागरिक या संस्था दूसरा है इसमें ये चुनावी बॉन्ड 1,000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000 और 1 करोड़ रुपए मूल्य के रूप में उपलब्ध होंगे। दानकर्ता चुनाव आयोग में रजिस्टर किसी उस पार्टी को दान दे सकता है जिस पार्टी को पिछले चुनाव में कुल वोटों का कम से कम 1% वोट हासिल किया हो। अब है कि चुनावी बॉन्ड खरीदने वालों के नाम गोपनीय रखा जाए। इसमें यह भी तथ्य दिया गया कि इस बॉन्ड पर बैंक के द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। ये ठीक है, कोई इश्यू नहीं है इसमें। अगला पॉइंट क्या कहता है कि इस बॉन्ड को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ही खरीदा जा सकता है। कई बार हमने सुना बैंक के पास इस बात की जानकारी होगी कि कोई चुनावी बॉन्ड किसने खरीदा है। हाँ, बैंक के पास होगा। अब देखिए, अगर बैंक के पास इसकी जानकारी है तो आप आरटीआई लगा के हम इस बात की जानकारी ले सकते हैं। लेकिन अब क्या इसका प्रावधान आरटीआई एक्ट में है या नहीं है, क्या ये आरटीआई एक्ट के तहत आता है या नहीं है? तो हो सकता है कि बैंक के पास इसकी जानकारी हो, लेकिन जनता को इसकी जानकारी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये अभी सोचने वाली बात है। बॉन्ड खरीदने वाले को उसका जिक्र अपनी बैलेंस शीट में करना होगा, यानी जो भी उम्मीदवार है उसको अपनी बैलेंस शीट में बताना होगा कि मुझे यहाँ से बॉन्ड मिले हैं। वो करता है या नहीं करता है, हो सकता है वो कोई और रास्ता निकाल ले इसके लिए। बॉन्ड को जो है जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर महीने में ही खरीदा जा सकता है। बॉन्ड खरीदने जाने के 15 दिन तक ही ये मान्य होंगे। उसी दिन के भीतर जो है जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो उसको जो है इनकैश करा सकती हैं। राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग को बताना होगा कि उन्हें कितना धन चुनावी बॉन्ड से मिला है। बताना होगा, हो सकता है मिला 100 रुपया, बता दे 2 रुपया। कि चुनाव आयोग सहित विभिन्न आयोगों की इस प्रक्रिया में सुधार करने संबंधित जो उपायों को विस्तृत सिफारिशें दी हैं, परंतु अभी तक उसमें कोई जो है लागू नहीं किया गया। तो सरकार से ये रहेगा कि वो उनसे जो है आयोग से जो है जो जानकारियां वो इकट्ठा किया है उनको भी वो लागू करने की कोशिश करें। आवश्यकता है कि चुनावी फंडिंग को लेकर विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मॉडलों का अध्ययन किया जाए और भारतीय परिवेश के अनुसार इस योजना में सुधार किया जाए। साथ ही इसे चर्चाओं और प्रतिक्रियाओं के लिए खुला रखा जाना चाहिए। यानी आप जो है इस पे जो है अपनी बात रख सकते हैं, अपनी बात बता सकते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित 2 सिद्धांतों का पालन किया जा सकता है। आइए समझते हैं वो 2 सिद्धांत क्या होंगे। पहला है कि फंडिंग पूरी तरह से पारदर्शित होनी चाहिए और राजनीतिक दलों को आरटीआई के तहत जो लाया जाना चाहिए।
मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्या चुनावी फंड जो है वो आरटीआई के दायरे में आता है या नहीं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जब राजनीतिक दल ही आरटीआई के तहत नहीं आते हैं, तो उनके द्वारा किए गए कार्य कैसे आ जाएंगे। कोई विभाग आरटीआई के तहत आता है लेकिन कोई राजनीतिक दल नहीं आता। अब ये है कि फंडिंग और खर्चे की सीमा को निर्धारित किया जाना चाहिए और साथ ही नियमों का पालन न करने पर विशेष तरह के दंडात्मक परिणाम किए जाने चाहिए। विदेशी अंशदान है उसके तहत जो बताया गया था, तो सरकार को भी विशेष रूप से इस पे बात करनी चाहिए, इस चीज को समझना चाहिए कि क्या जो हमने ये प्रावधान किए हैं वो सही है। अगर आपके लिए सही है तो क्या फ्यूचर में जो आने वाली और राजनीतिक पार्टियां हैं क्या उनके लिए सही हो सकता है। क्योंकि अपने फायदे के लिए कोई कानून या फिर कोई योजना लाना हो सकता है कि आपको फायदेमंद है, लेकिन जैसा आरबीआई का मानना है वो बहुत बड़ी बॉडी है और साथ के साथ जो चुनाव आयोग का जो एक्सपीरियंस कहता है कि ये दीर्घकालिक जो इसके परिणाम गलत आ सकते हैं। तो अगर आप इन चीज को रोकना चाहते हैं तो पारदर्शिता लाना जरूरी है। कम से कम इस बात को जो है ओपन रखा जाए कि कम से कम जनता भी जानने को अधिकार रखती है कि चुनावी बॉन्ड में से पैसे कितने-कितने किसको-किसको मिले। हालाँकि घोषणा पत्र में जो है आपने ये बोला कि घोषणा पत्र में जो है उम्मीदवार इस बात का उल्लेख करेंगे कि उनको कितने पैसे मिले। लेकिन क्या सही में वो उस चीज़ का उल्लेख करेंगे या नहीं करेंगे, इस बात की जो है पुष्टि नहीं की जाती है। तो ये थे चुनावी बॉन्ड से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट